हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन कुलसूम। आज फिर एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। अगर ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का पता आपको सबसे पहले पता चल जाए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। आज अपना टॉपिक है आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि आनुवंशिकता और वातावरण का एक बालक के विकास में उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता जान लेते हैं। पहले आनुवंशिकता किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम कह लें कि आनुवंशिकता या वंशानुक्रमण क्या है, तो मानसिक या शारीरिक गुणों का माता पिता से अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होना या स्थानांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। बहुत इजी वे में, जैसे जेम्स ड्रेवर एक साइकोलॉजिस्ट है साइकोलॉजी में, तो वो कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक विशेषताओं का माता पिता से बालक में हस्तांतरण होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। तो बहुत इजीली से हम इसको समझ सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ते चले आए हैं। चलिए आगे जान लेते हैं इसका आनुवंशिकता का प्रभाव एक बालक के विकास में कैसे पड़ता है, कैसा प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है। सबसे पहले है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो आनुवंशिकता का शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बालक में जो उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है, उसकी कदकाठी है, उसकी आँखों का जो कलर है ना, ये सब आनुवंशिकता के कारण ही बालक के शरीर के लक्षणों में उसका इफेक्ट लोगों को दिखाई आसानी से पड़ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो माता पिता में या वैसे जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, टोटल 46 होते हैं और 23 जोड़ी में होते हैं। और जो 22 जो होते हैं उसे ऑटोसोम कहा जाता है। जो 23वां जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण वही करता है, उसे हेक्टोसोम कहते हैं। ये थोड़ी सी बात आपको क्लियर कर दे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, है ना। तो वही जो 23वां जोड़ा होता है वही लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दे, सृजन शास्त्र के पिता गाल्टन महोदय हैं। उन्होंने ये भी कहा था, उनकी सृजन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं गाल्टन महोदय, और उन्होंने सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था, सांख्यिकी नियम का। उन्होंने कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से बच्चों में जो गुण स्थानांतरित होते हैं वो एक अनुपात में होते हैं। जैसे माता पिता एक जो गुण हुए माता पिता 1/2 भाग माता पिता का, 1/4 भाग दादा दादी का, 1/8 भाग परदादा परदादी का, 1/16 भाग यानी पूर्वजों का। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने कि ये सारे गुण बच्चों में इस तरह के अनुपात में आते हैं, ये कहा था गाल्टन महोदय, और जो सृजन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखने की ज़रूरत है। तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो बच्चों की कदकाठी हो गई, उसकी आंखों की पुतलियाँ हो गई, है ना, तो उसके बॉडी का इफेक्ट, शरीर के लक्षणों का प्रभाव आनुवंशिकता के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आगे बात कर ले बुद्धि पर प्रभाव। तो आनुवंशिकता का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में बताया था गोडार्ड महोदय ने। गोडार्ड महोदय कहते हैं कि मंद बुद्धि वाले माता पिता के जो बालक होते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं, और तीव्र बुद्धि रखते हैं, तेज़ बुद्धि वाले जो माता पिता होते हैं उनकी संतानें जो हैं तीव्र बुद्धि की वाली होती हैं। तो मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का भी विकास होता है ना। और ये कहते हैं कि कहा जाता है कि संवेगों का जिस रूप में विकास होता है उससे ही सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, भाषा संबंधी विकास को भी पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या डरा हुआ रहता है तो उसमें जो ईर्ष्या वनस्पता की भावना अधिक होती है। तो ये जो विकास की प्रक्रिया में इसका भी प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये हम कह सकते हैं। तो बुद्धि के प्रभाव के बारे में गोडार्ड महोदय ने बताया था कि मंद बुद्धि की जो माता पिता की वाली जो संतान है मंद बुद्धि की होगी, त्रिबुद्धि वाली अगर माता पिता है तो उसकी संतान त्रिबुद्धि की, गोडार्ड महोदय ने बताया था। आगे हम बात करें चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का। तो इसके बारे में डगडेल महोदय ने बताया था। 1877 में साइकोलॉजिस्ट ने मिल करके उसके वंशज पर अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने ये देखा कि डगडेल महोदय जो थे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ज्यूक नामक व्यक्ति पर, उसके वंशज पर जो है एक रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि वो जो ज्यूक था वो काफ़ी दुष्ट और चरित्रहीन
जैसा, मतलब उसके गुण थे, चरित्रहीन टाइप का व्यक्ति था। उसने बताया कि वो ऐसा था, खुद ही दुष्ट था, तो उसकी जो वंशज हुई, जब उस पर रिसर्च हुआ, अध्ययन किया गया, तो पता चला, उस पर रिसर्च हुई तो उसकी जो वंशज थे उन पर भी उस चरित्रहीनता जैसी, दुष्ट प्रवृत्ति जैसी उसमें भी गुण पाए गए। तो कहीं ना कहीं चरित्र, आनुवंशिकता का चरित्र पर प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, जिसे डगडेल महोदय ने बताया था। आगे हम बात कर ले वातावरण किसे कहते हैं। वातावरण की अगर बात करें कि वातावरण या पर्यावरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर परिधन आवरण, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरे। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरे हुए या ढके हुए। तो पर्यावरण हो गया वातावरण, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जिनसे हम सीखते हैं, वो हमारी आसपास सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके क्या कहते हैं, नदियाँ, पठार, पहाड़, आसपास सारी चीज़ें आपका वातावरण के इफेक्ट, हवा, पेड़, ये सारी चीज़ें आपका वातावरण, आपका एटमॉस्फेयर, वही आपका पर्यावरण है। ये तो बहुत ईजी चीज़ है, हल्की चीज़ है, ये आप तो पता ही है। आगे देख लीजिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में, उसका इफेक्ट, क्या प्रभाव उसमें दिखाई पड़ता है। शारीरिक अंतर का प्रभाव की अगर हम बात कर लें इसमें, तो शारीरिक अंतर का प्रभाव कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है शारीरिक अंतर में, तो हम ये देखते हैं कि बहुत प्रभाव पड़ता है वातावरण का, क्योंकि हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका शारीरिक विकास अलग तरीके से होता है। पहाड़ी क्षेत्र में मौसम के आधार पर होता है, तो वहाँ की कदकाठी, वहाँ की उन लोगों की कदकाठी एकदम अलग होती है, शारीरिक रचना वहाँ की लोगों की अलग होती है ना। और क्या कहते हैं, जैसे मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उनके शरीर पर उसका प्रभाव अलग दिखाई पड़ता है। उनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं, एक निवास स्थान से परिवर्तन करने के बाद मतलब एक वहाँ से हट जाते हैं, तो उनके बॉडी में भी उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। तो ये शारीरिक अंतर का प्रभाव हो गया। आगे हम बात करें प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तो इसमें कुछ जो प्रजातियां होती हैं उनकी जो बौद्धिक श्रेष्ठता होती है वो वंशानुगत न हो करके क्या कहते हैं, वातावरण के आधार पर होती है। जैसे कि कुछ जो लोग होते हैं उनमें जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो वातावरण के होता है, क्योंकि शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण अगर उनको उपलब्ध हो जाता है तो वो महान और अच्छे लोग बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लें तो कि एक व्यक्ति का के बेटे को ऐसी जगह जाकर छोड़ दिया, जैसे वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत महान है, तो उसके बेटे को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पर शैक्षिक और सांस्कृतिक या सामाजिक विकास ना हो, तो वातावरण से वो भी वैसे ही हो जाएगा, उसका वातावरण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं उसके पिता जो हैं क्या कहते हैं कि बहुत श्रेष्ठ है या महान है तो उसका बच्चा भी हो जाए, है ना। तो एटमॉस्फेयर का भी बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे हम बात कर ले व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो न्यूमैन, फ्रीमैन, हॉलीजिंगर एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 20 जोड़ी जुड़वा बच्चों पर एक रिसर्च की थी। रिसर्च करके उन्होंने बताया कि उन एक जुड़वा बच्चों को उन्होंने अलग अलग जगह रखा, एक बच्चे को नगर में रखा, एक जगह को फार्म में रखा, और जो फार्म में रखा वहाँ पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो सही नहीं था, है ना, सही नहीं था। वो जो बच्चा नगर में गया वो पढ़ लिख गया, सही से पढ़ लिख गया और कायदे से हुआ। जब दोनों को रखा गया, दोनों को अलग अलग उन पर रिसर्च किया गया और पता किया गया, तो देखा गया कि जो फार्म में जो बच्चा था वो काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया। उसमें कई प्रकार के गुणों का विकास नहीं हो पाया, सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का विकास नहीं हो पाया। वहीं नगर का बच्चा पढ़ा लिखा और सभ्य व्यक्ति मतलब बच्चा बन गया। तो व्यक्तित्व का प्रभाव भी उस पर लोगों का दिखाई पड़ता है वातावरण के आधार पर। आगे हम बात करें तो मानसिक विकास पर प्रभाव, तो मानसिक विकास के प्रभाव की अगर हम बात करें तो उसे गॉर्डन महोदय ने अध्ययन में करके बताया। तो गॉर्डन महोदय ने बताया कि अगर क्या कहते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलता है तो मानसिक विकास की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो इस बात को उन्होंने बताया कि नदी के किनारे जो रहने वाले बच्चों पर उन्होंने रिसर्च किया और कहा कि जो एटमॉस्फेयर वहाँ का रिसर्च किया कि नदी के किनारे जो बच्चे रहते थे वहाँ उनका एटमॉस्फेयर जो है गंदा था और दूषित था, है ना, गंदा था, दूषित था, तो उसका इफेक्ट वहाँ के बच्चों पर पड़ा, उनका मानसिक विकास उस तरह से नहीं हो पाया। तो गॉर्डन महोदय ने इसे बताया था। तो वातावरण का प्रभाव जिस प्रकार से होता है बच्चों का मानसिक विकास भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। आगे हम बात करेंगे बालक पर बहुमुखी प्रभाव क्या होता है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं
कि बालक वातावरण से बालक के शारीरिक, मानसिक या सामाजिक और संवेगात्मक गुणों का विकास होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एब्रान के जंगली बालक। एब्रान का जंगली बालक वहाँ पर है कि एक बच्चा था, उसको जो है एक भेड़िया उठा ले गया, और जो भेड़िया ने क्या किया, उसको खाया नहीं, उसने उसको पाला पोसा। तो कुछ वर्ष बाद जब लोगों को, शिकारियों को उसे बच्चा दिखा, जंगल में गए शिकार करने, उनको बच्चा दिखा, तो बच्चे को उठाकर ले आए, और उन्होंने उसको देखा कि वो बच्चा बिल्कुल जानवरों की तरह ही मतलब चलता था, यानी हाथों और पैरों दोनों से चलता था, और क्या कहते हैं, कच्चा मांस खाता था। मतलब वातावरण की तरह, जिस तरह वो जंगली पशुओं के साथ रहता था, बिल्कुल उसी तरह वो भी रहने लगा था, है ना। तो वातावरण का प्रभाव की वजह से ही बालक ऐसा हो गया था। तो ये तो उसका भी बालक पर सारे विकास, जैसे सामाजिक विकास उसका उन्हीं लोगों की तरह हो गया था, उन्हीं तरह झुंड में रहना, उसी तरह खाना पीना, उठना बैठना। तो उसका बहुमुखी प्रभाव, वातावरण का ही प्रभाव बच्चों पर उस तरह का पड़ गया। तो ये सारे टॉपिक हो गए। वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पर, और आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।